साल 2018 की एक रात थी। जगह ईरान की राजधानी तेहरान का एक साधारण सा दिखने वाला गोदाम। यहां लेकिन छिपे थे ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के सबसे गहरे राज। टॉप सीक्रेट फाइल्स थीं 32 भारी भरकम लोहे की तिजोरियों में बंद। तभी कुछ लोग गोदाम में दाखिल हुए। ये इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के एजेंट्स थे। उनके पास वक्त की सख्त पाबंदी थी। सिर्फ 6 घंटे और 29 मिनट का वक्त था। क्यों? क्योंकि सुबह होते ही गोदाम के गार्ड्स अपने शिफ्ट पर आ जाते। एजेंट्स ने सिर्फ उन तिजोरियों को छुआ, सिर्फ उन्हीं को काटा जिनमें सबसे अहम फाइल्स थीं, और देखते ही देखते 50,000 पन्नों और 163 सीडीज में भरा ईरान का पूरा न्यूक्लियर खजाना लेकर वो निकल गए। इन्फॉर्मेशन, ईरान की सरकार, उसकी खुफिया एजेंसी, सब सोते रह गए। ये सिर्फ एक चोरी नहीं थी, ये मोसाद का दुनिया को ये बताने का तरीका था कि ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर झूठ बोल रहा है। लेकिन ये कहानी सिर्फ कुछ साबित करने की ही नहीं थी। ये एक लंबी अघोषित जंग का एक पन्ना था, एक ऐसी जंग जो दशकों से परछाइयों में लड़ी जा रही थी। और फिर आई तारीख 13 जून की, जब ये परछाइयों की जंग अचानक उजाले में आ गई। इसराइल ने ईरान पर एक साथ कई हमले कर दिए हैं। लोग लिख रहे हैं कि 200 जेट्स का इस्तेमाल हुआ, 5 न्यूक्लियर साइट्स को तबाह किया गया। हमला सीधा ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के दिल पर था। नतांज जैसे अहम न्यूक्लियर ठिकानों को टारगेट किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के कुछ बड़े न्यूक्लियर साइंटिस्ट और इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर के कमांडर इन चीफ हुसैन सलामी मारे गए हैं इसराइल के इन हमलों में। सवाल फिर वही है कि इसराइल इतना अचूक निशाना कैसे लगाता है। बिल्डिंग और स्थिर ठिकानों तक तो बात फिर भी समझ में आती है, लेकिन कौन सा कमांडर कहाँ है, कौन सा साइंटिस्ट किस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, हमले के वक्त वो मिलेगा कहाँ, सबसे अहम न्यूक्लियर सामान कहाँ रखा है, इतनी सटीक जानकारी उसे कैसे मिलती है। ऐसे ऑपरेशंस बिना पक्की और अंदरूनी खुफिया जानकारी के मुमकिन नहीं है, और इजराइल ये करता है अपने इंटेलिजेंस नेटवर्क के दम पर, एक ऐसा जाल जो उसने ईरान के अंदर बुना हुआ है। नमस्ते, मैं हूं निखिल, आप देख रहे हैं खबरगांव का डेली इंटरनेशनल बुलेटिन राजदूत, जिसमें आज जानेंगे इजराइल का इंटेलिजेंस नेटवर्क ईरान के अंदर कैसे काम करता है। मोसाद, जब इनाम दिमाग में आता है तो एक छवि बनती है, एक इजरायली सुपर जासूस की जो भेष बदलकर दुश्मन के देश में घुसता है, कई भाषाएं बोलता है, अकेले ही मिशन को अंजाम दे देता है। ये छवि गलत तो नहीं है, लेकिन अधूरी है। मोसाद की असली ताकत उसके अपने एजेंट्स नहीं, उसकी असली ताकत है दुश्मन को ही अपना हथियार बना देने की कला। दरअसल ईरान के अंदर मोसाद का सबसे बड़ा हथियार कोई इजरायली नहीं, बल्कि खुद ईरानी नागरिक होते हैं। मोसाद की अपनी भाषा में इन्हें कोड नेम दिया गया है पात्सा, यानी वो लोकल स्थानीय एजेंट्स जो ईरान में रहते हैं, ईरानी दिखते हैं, ईरानी बोलते हैं, लेकिन काम करते हैं इजराइल के लिए। अब सवाल ये उठता है कि कोई अपने ही मुल्क से गद्दारी क्यों करेगा, वो भी ईरान जैसे देश में जहां पकड़े जाने का मतलब है सरेआम फांसी, क्रेन पे टांगते हैं। इसका जवाब छिपा है ईरान के समाज और राजनीति की उन दरारों में, जिन्हें मोसाद ने बड़ी चतुराई से खोजा है, चौड़ा किया है। इसकी पहली और सबसे बड़ी वजह है असंतोष। ईरान सिर्फ शिया और फारसी लोगों का देश नहीं है, वहाँ बड़ी संख्या में सुन्नी मुसलमान भी रहते हैं, बलूच लोग रहते हैं जिनकी अपनी अलग संस्कृति भाषा है और जो पाकिस्तान अफगानिस्तान तक फैले हैं, कुर्द भी रहते हैं जो हमेशा से अपने लिए अलग मुल्क मांग रहे हैं, वहाँ अरब भी हैं, आज़ेरी भी। इन सभी अल्पसंख्यक समूहों को लगता है कि तेहरान में बैठी फारसी हुकूमत उनके साथ सौतेला व्यवहार करती है। डैन रविव और यसी मेलमैन की किताब स्पाइस अगेंस्ट आर्मागेडन में वो लिखते हैं कि कैसे मोसाद ने इन समूहों के भीतर दशकों तक काम करके अपनी पैठ बनाई। एक बलूच या कुर्द लड़ाका जो पहले से ही ईरानी फौज से लड़ रहा है, उससे मोसाद के लिए काम करने में कोई हिचक भी नहीं होती, क्योंकि उसके लिए दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। दूसरी बड़ी वजह है विचारधारा। 1979 की इस्लामिक क्रांति से पहले ईरान एक आधुनिक और पश्चिमी सोच वाला देश था। आज भी ईरान के अंदर खासकर बड़े शहरों में एक बड़ी आबादी है जो कट्टरपंथी मौलवियों के राज से नफरत करती है। वो एक खुला समाज चाहते हैं जहां महिलाओं पर हिजाब की पाबंदी न हो, जहां संगीत और कला पर पहरे न हो। ये लोग मौजूदा हुकूमत को अपना नहीं मानते। इन्हें लगता है कि ये उनकी ज़िंदगी और आज़ादी को छीन रही है। मोसाद के लिए ये लोग सबसे कीमती एजेंट साबित होते हैं, क्योंकि वो पैसे के लिए नहीं, एक मकसद के लिए लड़ते हैं।
अब सवाल आता है कि मोसाद इन लोगों तक पहुंचती कैसी है। इसका तरीका भी दिलचस्प है। रॉनन बर्गमैन अपनी किताब राइज एंड किल फर्स्ट में इस प्रक्रिया के बारे में बताते हैं। मोसाद की एक खास ब्रांच है जिसका नाम है सिजेरिया। इसी के अंदर एक यूनिट है मेलूका, जिसका काम ही है ईरान के अंदर से एजेंट्स को भर्ती करना। इनके अफसर दिन रात इंटरनेट खंगालते हैं, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर ऐसे ईरानियों को खोजते हैं जो सरकार के खिलाफ लिख रहे हों। वो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट्स पर रिसर्च करने वाले छात्रों और प्रोफेसर्स पर नजर रखते हैं, खासकर उन पर जो न्यूक्लियर साइंस या मिसाइल टेक्नोलॉजी जैसे टॉपिक से जुड़े हुए हैं। इनकी नज़र उन ईरानियों पर भी होती है जो बिजनेस, पढ़ाई या इलाज के लिए विदेश जाते हैं। दुबई, इस्तांबुल, बाकू या यूरोप का कोई शहर हो, इन जगहों पर मोसाद के लिए पहला संपर्क साधना आसान हो जाता है। संपर्क भी कभी सीधा नहीं होता। वो कभी नहीं कहते कि हम मोसाद से हमारे लिए काम करोगे, नहीं। खेल बहुत धीरे धीरे और सावधानी से खेला जाता है। हो सकता है कि एक ईरानी साइंटिस्ट को यूरोप के किसी यूनिवर्सिटी से कॉन्फ्रेंस में आने का न्योता मिले। वहाँ उसकी मुलाकात एक और प्रोफेसर से होती है जो उसकी रिसर्च की बड़ी तारीफ करता है और उसे एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट में काम करने का ऑफर देता है। या किसी ईरानी बिजनेसमैन को दुबई में एक शानदार बिजनेस डील ऑफर की जाती है। ये सब मोसाद के ही बुने जाल का हिस्सा होता है। पहले छोटे छोटे काम दिए जाते हैं जिनसे कोई खतरा ना हो, कि क्या आप उस सरकारी इमारत के बाहर लगी गाड़ियों के नंबर भेज सकते हैं, या क्या आप बता सकते हैं कि आपके शहर में सेना की कौन सी गाड़ी कब गुजरती है। इन छोटे छोटे कामों से एजेंट्स की हिम्मत और वफादारी परख ली जाती है। जब एजेंट्स इन परीक्षाओं में पास होते जाते हैं तब उन्हें असली काम के लिए तैयार किया जाता है। उनकी ट्रेनिंग ईरान या इजराइल में नहीं बल्कि किसी तीसरे देश के सेफ हाउस में होती है। उन्हें कोड में बात करना, खुफिया जानकारी भेजना और पकड़े जाने पर क्या करना है, सब सिखाया जाता है। इस तरह एक आम ईरानी नागरिक जो अपनी सरकार से नाराज था वो पादशाह बन जाता है, मोसाद का इनविजिबल सैनिक बन जाता है। और यही सैनिक मिलकर वो नेटवर्क बनाते हैं जो ईरान के चप्पे चप्पे की खबर इजराइल तक पहुंचाते हैं। और इसी नेटवर्क के दम पर मोसाद ईरान के दिल में घुसकर अपने सबसे खतरनाक ऑपरेशंस को अंजाम देती है। इस सब की शुरुआत कब हुई? साल था 2002, जब इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद को एक नया चीफ मिला जिसका नाम था मेयर डागान। डागान कोई आम अफसर नहीं थे, वो इजरायली फौज के एक रिटायर्ड मेजर जनरल थे। जब प्रधानमंत्री एरिल शेरॉन ने उन्हें मोसाद की कमान सौंपी तो डागान का विजन साफ था। उन्होंने प्रधानमंत्री से कहा कि मोसाद को एक ऐसी एजेंसी बनाना होगा जिसके झंडे पर एक खंजर और एक बाइबल हो, मतलब हमें अपने दुश्मनों को खत्म करने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहना है। डागान का मानना था कि ईरान इजराइल के अस्तित्व के लिए सबसे बड़ा खतरा है और सिर्फ बातों से या पाबंदियों से ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं रुकेगा। उन्होंने प्रधानमंत्री के सामने एक मल्टी लेयर प्लान रखा। प्लान था ईरान को हर मोर्चे पर घेरने का, राजनीतिक दबाव, आर्थिक प्रतिबंध, साइबर अटैक्स और इस सब के साथ ब्लैक ऑपरेशंस की एक पूरी सीरीज। और इसी ब्लैक ऑपरेशन का सबसे अहम हिस्सा था ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की इंसानी रीढ़ को तोड़ना, यानी जो ब्रेन्स हैं, वो वैज्ञानिक, जो इंजीनियर्स हैं वहाँ पे, जो इन फैसिलिटीज़ को चलाते हैं। ये फैसला 2003-04 के आसपास लिया गया और यहीं से शुरू हुआ मोसाद का ऑपरेशन ब्रेन ड्रेन। मकसद था ईरान के दिमाग को या तो देश से बाहर भगा देना या फिर हमेशा के लिए खामोश कर देना। काम मिला मोसाद को और मोसाद के अंदर ये काम उसकी सबसे घातक यूनिट को सौंपा गया जिसका नाम था किदौन। हिब्रू भाषा में किदौन का मतलब होता है संगीन, राइफल के आगे लगा हुआ चाकू जो सीधा दुश्मन के सीने में लगता है। ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये इस यूनिट का काम करने का तरीका भी है। किदौन मोसाद के स्पेशल ऑपरेशंस डिवीजन, जिसे सिजेरिया कहते हैं, उसी का हिस्सा है। इसके एजेंट्स की पहचान, उनकी संख्या, सब कुछ सीक्रेट है। कहा जाता है कि इसमें 40 से 50 ही एजेंट्स हैं जिनमें महिलाएं भी हैं। इन्हें दुनिया के किसी भी कोने में किसी भी हालत में अपने टारगेट को ख़त्म करने की ट्रेनिंग दी जाती है। 2007 के बाद से किदौन का सबसे बड़ा टारगेट है ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट। इस प्रोग्राम का पहला बड़ा शिकार थे आर्देशिर हुसैनपुर ईरान के शहर इस्फहान में एक न्यूक्लियर फैसिलिटी में काम करने वाले एक बड़े साइंटिस्ट थे। जनवरी 2007 में खबर आई कि उनकी मौत हो गई। ईरानी सरकार ने कहा कि मौत गैस पॉइजनिंग से हुई है, हादसा है, लेकिन दुनिया की खुफिया एजेंसियों को पता था कि यह हादसा नहीं है। ये मोसाद का शुरुआती तरीका था, चुपचाप काम करो, कोई निशान मत छोड़ो। इसके बाद जनवरी 2010 में किदौन ने एक और बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया। टारगेट थे मसूद अली मोहम्मदी, तेहरान यूनिवर्सिटी में क्वांटम फिजिक्स के प्रोफेसर, ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के एक अहम सदस्य थे। एक सुबह प्रोफेसर मसूद अपने घर से यूनिवर्सिटी जाने के लिए निकले। जैसे ही उन्होंने अपनी कार का दरवाज़ा खोला, उनके घर के पास खड़ी एक मोटरसाइकिल में धमाका हो गया। ये धमाका रिमोट कंट्रोल से किया गया था और प्रोफेसर मसूद के शरीर के चीथड़े उड़ गए थे। ईरान ने इल्ज़ाम इजराइल और यूएस पर लगाया।
किदॉन का अगला हमला हुआ उसी साल नवंबर में। 29 नवंबर 2010 का दिन था। तेहरान में सुबह हुई थी, ट्रैफिक से भरी सड़कें थी। दो अलग अलग गाड़ियों में ईरान के दो सबसे बड़े न्यूक्लियर साइंटिस्ट अपनी अपनी यूनिवर्सिटी की तरफ जा रहे थे। एक थे माजिद शहरयारी और दूसरे थे फरीदून अब्बासी दवानी। दोनों ही ईरान के एटॉमिक एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन के सीनियर सदस्य थे। माजिद शहरयारी अपनी गाड़ी में पत्नी के साथ थे, तभी एक मोटरसाइकिल उनके ठीक बगल में आई। बाइक पर पीछे बैठे शख्स ने एक छोटा सा डिवाइस निकाला और चलती गाड़ी के दरवाजे पर चिपका दिया। ये एक बम था जिस पर चुंबक लगा था। इससे पहले कि प्रोफेसर शहरयारी कुछ समझ पाते, जोरदार धमाका हुआ और उनकी मौत हो गई और उनकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई। ठीक उसी वक्त शहर के दूसरे हिस्से में यही कहानी दोहराई गई। प्रोफेसर फरीदून अब्बासी दबानी, इनकी गाड़ी के पास भी एक बाइक सवार आया, उसने भी वैसा ही मैग्नेट बॉम्ब चिपकाया। लेकिन प्रोफेसर अब्बासी की किस्मत अच्छी थी या शायद वो ज़्यादा चौकन्ने थे। उन्होंने बाइक सवार को देख लिया और जैसे ही बम उनकी गाड़ी से चिपका, वो और उनकी पत्नी दोनों ने फुर्ती से गाड़ी का दरवाज़ा खोला और बाहर कूद गए। धमाका हुआ लेकिन दोनों की जान बच गई। एक ही दिन में एक ही शहर में एक ही तरीके से दो बड़े वैज्ञानिकों पर हमला, और एक किदॉन का स्टाइल था, साफ, सटीक और क्रूर। इस हमले के बाद ईरान के बहुत से साइंटिस्ट ने डर के मारे न्यूक्लियर प्रोग्राम छोड़ा भी। ईरान ने अपने बचे हुए वैज्ञानिकों को भारी सुरक्षा दी, उन्हें बुलेट प्रूफ गाड़ियां दी, उनके आने जाने के रास्ते रोज बदले जाने लगे, उनके घरों और दफ्तरों को किलों में तब्दील किया गया। लेकिन किदॉन रुका नहीं। जुलाई 2011 में उन्होंने एक और साइंटिस्ट दारियूश को निशाना बनाया। उन्हें तेहरान में उनके घर के बाहर गोली मारी गई जब वो अपनी पत्नी के साथ बेटी को किंडरगार्टन से लेकर लौट रहे थे, छोटी बच्ची थी। और फिर जनवरी 2012 में किदॉन ने अपना सबसे कुख्यात हमला किया। टारगेट थे मुस्तफ़ा अहमदी रोशन, ईरान के नातांज यूरेनियम एनरिचमेंट प्लान के डिप्टी डायरेक्टर। वही शख्स थे जिनके बारे में हमने कहानी की शुरुआत में बताया था। वही मोटरसाइकिल, वही मैग्नेटिक बम, वही अंजाम। इन हत्याओं का मकसद सिर्फ वैज्ञानिकों को मारना नहीं था, असली मकसद था डर पैदा करना। किदॉन के खंजर ने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को उतना नुकसान पहुंचाया जितना शायद कोई बड़ी फौजी कार्रवाई भी नहीं कर पाई है, इंक्लूडिंग जो अभी रिसेंट अटैक्स हुए हैं। किदॉन की खूनी कार्रवाई मोसाद के तरकश का इकलौता तीर लेकिन नहीं थी। उसी वक्त एक और जंग लड़ी जा रही थी, एक खामोश जंग जो सड़कों पर बम और गोलियों से नहीं बल्कि कंप्यूटर के कीबोर्ड से लड़ी जा रही थी। किदॉन के खंजर ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर निशाना साध रहे थे। हर हत्या के साथ ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की रफ्तार कम हो रही थी। लेकिन इजराइल जानता था कि सिर्फ खून बहाकर ये जंग नहीं जीत सकते। ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम स्लो जरूर हुआ, रुका नहीं। लेकिन एक साइंटिस्ट मरता, उसकी जगह लेने के लिए 10 और तैयार होते। तो मोसाद को एक ऐसे हथियार की जरूरत थी जो किसी इंसान को नहीं बल्कि ईरान के प्रोग्राम की आत्मा यानी उसकी मशीन्स और उसके राज को निशाना बनाए। इस शतरंज की एक नई बिसात थी जिस पर मोसाद ने दो बहुत ही खतरनाक चालें चली। एक चाल डिजिटल दुनिया में और दूसरी चाल असल दुनिया में। पहली चाल थी स्टक्सनेट। इसकी कहानी शुरू होती है सन 2000 के जो दशक था उसके मध्य में, 2004-5 के आसपास। किदॉन के ऑपरेशन के समानांतर इजराइल की एक और टॉप सीक्रेट यूनिट काम पर लगी हुई थी, यूनिट 8200। इजरायली सेना की इंटेलिजेंस विंग है जो सिग्नल इंटेलिजेंस और साइबर वॉरफेयर में दुनिया की सबसे माहिर यूनिट्स में से मानी जाती है। डैन रवीव और यसी मेलमैन अपनी किताब स्पाइस अगेंस्ट आर्मागेडन में बताते हैं कि यूनिट 8200 ने इस ऑपरेशन के लिए अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी के साथ हाथ मिलाया। मिशन था दुनिया का पहला डिजिटल हथियार बनाना, एक ऐसा कंप्यूटर वायरस जो दुश्मन की मशीनों को तबाह करे। इसका टारगेट था ईरान का नातांज न्यूक्लियर प्लांट, जमीन के कई फुट नीचे बना एक किला था। इस प्लांट की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि इसका कंप्यूटर नेटवर्क बाहरी दुनिया यानी इंटरनेट से जुड़ा ही नहीं था। इसे एयर गैप सिस्टम कहते हैं, यानी आप बाहर से ईमेल या किसी लिंक के जरिए इसमें वायरस नहीं भेज सकते थे। तो सवाल था कि वायरस अंदर कैसे पहुंचेगा। यहीं पर मोसाद के पात्सा नेटवर्क की भूमिका काम आई। महीनों की निगरानी के बाद मोसाद ने नातांज में काम करने वाले कुछ कर्मचारियों और बाहरी कॉन्ट्रैक्टर्स की पहचान की। ये वो लोग थे जिन्हें प्लांट के अंदर लैपटॉप या यूएसबी ड्राइव ले जाने की इजाज़त थी। मोसाद के एजेंट्स ने बड़ी चालाकी से इनमें से किसी एक की यूएसबी ड्राइव में वो वायरस डाल दिया और जैसे ही वायरस वाली यूएसबी ड्राइव नातांज के किसी कंप्यूटर में लगी, वायरस हरकत में आ गया जिसका नाम था स्टक्सनेट। इसका काम करने का तरीका दो हिस्सों में बटा था। एक तरफ इसने चुपके से प्लांट के सेंट्रीफ्यूज का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। सेंट्रीफ्यूज वो मशीन्स होती हैं जो यूरेनियम को हजारों मील प्रति घंटे की रफ्तार से घुमाकर उसे बम बनाने लायक बनाती हैं। स्टक्सनेट इन मशीनों को कभी बहुत तेज
तो कभी बहुत धीमे घुमाने लगा और इस असामान्य रफ्तार की वजह से सेंट्रीफ्यूज एक एक करके खराब होने लगे, टूटने लगे, कबाड़ में बदलने लगे। इस वायरस का सबसे जीनियस हिस्सा दूसरा था। जब वो पर्दे के पीछे तबाही मचा रहा था, तब कंट्रोल रूम में बैठे ईरानी इंजीनियर्स की स्क्रीन पर वो एक रिकॉर्डेड लूप चलाता था। स्क्रीन पर सेंट्रीफ्यूज बिल्कुल सामान्य गति से घूमते हुए दिखते थे, सारे पैरामीटर्स नॉर्मल दिखते थे। इंजीनियर्स अपनी कुर्सी पर बैठे कॉफी पीते रहते थे और उन्हें यही लगता था कि सब ठीक चल रहा है, जबकि ठीक उसी वक्त उनके पैरों के नीचे जमीन के अंदर अरबों डॉलर का प्लांट खुद ब खुद उनका तबाह हो रहा था। जब तक ईरान को इस हमले का पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी थी। टक्सनेट ने ईरान के लगभग 1000 सेंट्रीफ्यूज को नष्ट किया था। इस एक डिजिटल हमले ने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को 2 साल पीछे धकेला। दूसरी चाल पर आते हैं। तेहरान से चोरी हुए सीक्रेट्स और टक्सनेट ने ईरान की क्षमता पर हमला तो किया था, लेकिन इजरायल को कुछ और भी चाहिए था। उसे ईरान के इरादे का सबूत चाहिए था, एक ऐसा सबूत जो पूरी दुनिया के सामने रखकर इजरायल कह सके कि ईरान आपसे और हमसे झूठ बोल रहा है। वो शांति के लिए नहीं बल्कि एटम बम बनाने के लिए यूरेनियम बना रहे हैं। इसके लिए मोसाद ने अपना सबसे दुस्साहसी ऑपरेशन प्लान किया, जिसका जिक्र हमने कहानी की शुरुआत में किया। ऑपरेशन था तेहरान के गुमनाम गोदाम में छिपा कर रखे गए ईरान के न्यूक्लियर आर्काइव्स को ही चुरा लेना। ये कोई अचानक बना प्लान नहीं था। मोसाद ने फरवरी 2016 में इस गोदाम की पहचान की थी। अगले 2 साल तक मोसाद के 500 एजेंट्स ने उस गोदाम की निगरानी की, पता लगाया कि गार्ड्स कब आते हैं, कब जाते हैं, अलार्म सिस्टम कैसे काम करता है और सबसे ज़रूरी बात, 32 तिजोरियों में से किन तिजोरियों में सबसे अहम फाइल्स हैं। सब तो ले जा नहीं पाएंगे। 31 जनवरी 2018 की रात थी। मोसाद के एजेंट्स गोदाम में दाखिल हुए। उनके पास, हमने पहले भी बताया था, 6 घंटे 29 मिनट का वक्त था। उन्होंने उन खास तिजोरियों को काटने के लिए 3600 डिग्री की गर्मी पैदा करने वाली टॉर्च का इस्तेमाल किया। सिर्फ वही काले बाइंडर और सीडी उठाई जो सबसे अहम थी। आधा टन वजन के इन दस्तावेजों को ट्रक में लादा गया और ईरान की सीमा से बाहर स्मगल करके निकाला गया। अगली सुबह जब गोदाम के कर्मचारी आए तो उन्हें पता चला कि क्या हुआ है और तब तक मोसाद के हाथ ईरान का सबसे बड़ा राज लग चुका था। कुछ महीने बाद इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उनके पीछे ईरान से चुराए गए वो ही बाइंडर्स और सीडी रखे थे। मोसाद के पादशाह, किदोन और स्टक्सनेट जैसे डिजिटल हथियार, इन सब ने मिलकर ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को सालों पीछे धकेला। इजरायल के नजरिए से देखें तो बड़ी कामयाबी थी। उन्होंने बिना एक भी सैनिक की जान गंवाए, बिना एक भी मिसाइल दागे दुश्मन को उसके घर में घुसकर मार दिया। ये जासूसी और खुफिया ऑपरेशंस की वो दुनिया थी जिसमें इजरायल को महारत हासिल है, लेकिन हर एक्शन का रिएक्शन होता है। ईरान अंदर ही अंदर सुलग रहा था। ईरान की हुकूमत पर, अपनी ही जमीन पर, अपने ही लोगों को बचाने में नाकाम रहने का दाग लग रहा था और ईरान इस दाग को धोने के लिए मौके की तलाश में था। और यहीं से शैडो वॉर का एक नया दौर शुरू हुआ। इजरायल इसे 2 जंगों के बीच की जंग कहता है, यानी एक ऐसा सिद्धांत जिसके तहत दुश्मन को इतना कमजोर करते रहो कि कभी एक बड़ी और सीधी जंग लड़ने की हिम्मत ही न जुटा पाएगा। लेकिन अब ये जंग एक तरफा नहीं रहने वाली थी। ईरान ने बदला लेना शुरू किया। ईरान ने सीधे इजरायल पर हमला करने की बजाय दुनिया भर में फैले अपने प्रॉक्सी नेटवर्क्स का इस्तेमाल किया। प्रॉक्सी यानी वो संगठन तो हैं तो अलग, लेकिन काम करते हैं ईरान के इशारे पर, जैसे लेबनान में बैठा हिजबुल्लाह या यमन के हूती, हमास। ईरान ने इन संगठनों के जरिए इजरायली ठिकानों पर हमले करवाने शुरू किए। दुनिया के अलग अलग देशों में इजरायली पर्यटकों पर हमले हुए। दिल्ली से लेकर बैंकॉक तक इजरायली दूतावासों की गाड़ियों को निशाना बनाया गया। ये हमले भी मैग्नेटिक बम से किए गए। ईरान का तरीका साफ था कि तुम हमारे वैज्ञानिकों को जैसे मारोगे, हम तुम्हारे डिप्लोमैट्स को वैसे ही मारेंगे, जैसे को तैसा। इस शैडो वॉर में एक बड़ा अखाड़ा बना सीरिया। सीरिया में जब गृह युद्ध शुरू हुआ तो ईरान ने राष्ट्रपति बशर अल असद का साथ देने के लिए अपनी फौज और अपने हथियार भेजे वहां। इजरायल के लिए ये एक रेड लाइन थी। उससे अपनी सीमा पर ईरान की मौजूदगी बर्दाश्त नहीं थी। तो इसके बाद इजरायली वायुसेना ने सीरिया के अंदर ईरानी ठिकानों पर सैकड़ों हवाई हमले किए। इन हमलों में ईरान के हथियार डिपो, सैनिक ठिकाने और कमांडर्स को निशाना बनाया गया। अब ये खेल मोसाद के एजेंट्स और किदोन के हथियारों के हाथ से निकलकर इजरायली एयरफोर्स के फाइटर जेट्स तक पहुंच गया था। यानी परछाई की जंग अब धीरे धीरे खुली जंग में तब्दील हो रही थी। इस बढ़ती टेंशन का सबसे बड़ा विस्फोट जनवरी 2020 में हुआ, जब अमेरिका ने बगदाद एयरपोर्ट पर एक ड्रोन अटैक में ईरान के सबसे ताकतवर और सबसे मशहूर कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी को मार गिराया। सुलेमानी ईरान के प्रॉक्सी नेटवर्क के आर्किटेक्ट थे। कहा जाता है कि इस हमले के लिए खुफिया एजेंसी अमेरिका को मोसाद ने दी थी। सुलेमानी की मौत के बाद ईरान और इजरायल के बीच दुश्मनी चरम पर गई, जिसका
लेटेस्ट चैप्टर आपको दिख रहा है वर्तमान में। इस हालिया ऑपरेशन को इजराइल ने कैसे अंजाम दिया, ईरान कैसे जवाब दे रहा है और अमेरिका का इस लड़ाई में क्या रोल है, अब इस पर आते हैं। आज के घटनाक्रम से इतना साफ हो गया है कि ट्रंप की हर किसी पर चलती नहीं है। आज भारत में ट्रंप का वो बयान वायरल है जिसमें उन्होंने एक बार फिर संभवतः 13वीं या 14वीं बार कहा है कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के नेताओं को कॉल किया, वॉर रुकवा दी। ट्रंप ने डींग हाकी की, इसके लिए उन्होंने व्यापार का इस्तेमाल किया। भारत पाकिस्तान को चेतावनी दी कि अगर न्यूक्लियर हथियार संपन्न देशों के बीच लड़ाई होती है तो कोई अमेरिका के साथ ट्रेड नहीं कर पाएगा, और ये बात भारत और पाकिस्तान के नेताओं को भी समझ आई। लेकिन यही ट्रंप जो न्यूक्लियर गीदड़ भपकी से भारत पाक जंग रुकवाने का दावा कर रहे हैं, वही ईरान और इजराइल के बीच तनाव कम नहीं करवा पा रहे हैं। न्यूक्लियर तो मामला वहां भी है, इजराइल को यूरोप और अमेरिका ने मिलकर न्यूक्लियर तकनीक दी है और यही काम ईरान अपने पार्टनर्स के साथ कर रहा है, लेकिन इसी को आधार बनाकर इजराइल ने अटैक किया है और ट्रंप देखते रहे, वहां ट्रेड और फोन कॉल से वॉर नहीं रुकवा पाए। अंदेशा 11 जून को ही हो गया था। हमने आपको राजदूत में बताया था कि ट्रंप ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को फोन मिलाया। तब इजरायली मीडिया के हवाले से खबर चलवाई गई। टाइम्स ऑफ इजराइल ने लिखा कि ट्रंप ने 40 मिनट तक नेतन्याहू से फोन पर बात की। नेतन्याहू से कहा कि अमेरिका ईरान से डील करना चाहता है, ऐसे में जब तक डील नहीं हो जाती तब तक के लिए गजा में मौतें और बर्बादी रोको, स्टैंड डाउन। नेतन्याहू की मांग थी कि ईरान के साथ परमाणु समझौता न किया जाए, उनके सभी प्लान्स को बम से उड़ाया जाए। मीडिया ने रिपोर्ट किया लेकिन कि ट्रंप इस मूड में नजर नहीं आ रहे थे। पहले ये बातें चलवाई। पिछले 2 महीनों से ईरान और अमेरिका के अधिकारी इस पर बात कर रहे हैं। मामला अटका हुआ था यूरेनियम एनरिचमेंट पर। ईरान तैयार नहीं था इसे रोकने के लिए। कहा गया कि ट्रंप ये भी नहीं चाहते थे कि इजराइल की वजह से बातचीत बेपटरी हो जाए, इसलिए वो दोनों पार्टी से बात कर रहे थे। 11 तारीख तक की बात थी। 12 को ही मध्य पूर्व में अमेरिका के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची की मीटिंग की भूमिका तय हुई। फैसला हुआ कि दोनों नेता 15 जून को ओमान में मिलेंगे, जहां न्यूक्लियर डील पर बात होगी। इसी दिन डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा कि अगर डील नहीं होती है तो अटैक्स आर लाइकली। हमने आपको राजदूत में बताया कि इराक, बहरीन और कुवैत से अमेरिका ने अपने डिप्लोमैट्स को वापस बुला लिया था, ट्रैवल एडवाइजरी दे दी, अपने दूतावासों को सुरक्षित करने के लिए और मरीन भेज दिए, कर्मचारियों को सतर्क रहने के लिए कह दिया। इसका मतलब अमेरिका को भनक लग गई थी कि 12 जून की रात इजराइल हमला कर सकता है। अब तो पूरी कहानी बदल गई है। जिस अमेरिका ने खबरें चलवाई कि नेतन्याहू को गतिविधि न करने को कहा गया है, उसी के सन की राष्ट्रपति ने ट्रूथ सोशल पर क्या क्या लिखा है हम आपको बता देते हैं। लिख रहे हैं, मैंने तो ईरान को डील का मौका दिया था, ईरान से भी कहा था कि अमेरिका ने दुनिया के सबसे घातक हथियार इजराइल को दिए हैं, इजरायली चलाना भी जानते हैं और हथियार देंगे तो आप अंजाम की परवाह कीजिए। लेकिन वार्ताकारों ने बहादुरी दिखाने की कोशिश की। अब ये सब मारे जा चुके हैं, अभी और बुरी हालत होगी और हमले घातक होंगे। इससे पहले ईरान का साम्राज्य ही खत्म हो जाए, बचाने को कुछ न बचे, डील कर लो। इसका मतलब है ट्रंप ने नेतन्याहू को हड़काया नहीं था, ये कारस्तानी ट्रंप और नेतन्याहू ने मिलकर की है। नेतन्याहू घरेलू मोर्चों पर अच्छी स्थिति में नहीं है, गठबंधन सरकार चला रहे हैं। उन्हें मालूम है कि जैसे ही हालात नॉर्मल होंगे उन्हें अक्टूबर 2023 के हमास हमलों की जवाबदेही करनी पड़ेगी। उन्हें बताना पड़ेगा कि उनके रहते कैसे हुआ। इसलिए वो जंग रोक ही नहीं रहे हैं। गजा में लड़े, लेबनान में लड़े, सीरिया में लड़े, यमन पर बमबारी की और अब जंग लेकर वो ईरान के दरवाजे पर चले गए हैं। ईरान या किसी भी देश का परमाणु कार्यक्रम वैश्विक शांति के नजरिए से अच्छी खबर नहीं हो सकता, लेकिन जिस अर्जेंसी के साथ इजराइल ने ईरान पर हमला किया है वो अचंभित करने वाली है। अभी तक किसी को इस बात का सबूत नहीं मिला है कि ईरान परमाणु बम बना चुका था, या अगले 2-3 दिनों में, या अगले 2-3 महीनों में, या अगले 2-3 सालों में बना सकता था। यूरेनियम एनरिचमेंट जरूर बहुत आगे पहुंचा था। इस कार्यक्रम पर 2 ऐसे देशों की आपत्ति थी जो खुद परमाणु ताकत रखते हैं, अमेरिका और इजराइल, और उन्होंने ईरान पर हमला भी किया। 12 जून को पहली बार इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने भी ये कहा था कि ईरान नियमों का पालन नहीं कर रहा है, और ट्रंप ने बयान भी दे दिया था कि अगर बातचीत से समाधान नहीं निकलता तो हमला हो सकता है। फिर भी आज मार्को रूबियो ने कहा कि यह इजराइल का अपना फैसला था, उन्होंने बताया था, लेकिन हम इन्वॉल्व नहीं हैं। इजराइल के हमले में ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम से जुड़े क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर चोट पहुंची है। कम से कम 20 सीनियर मिलिट्री लीडर्स और वैज्ञानिक मारे गए हैं। पहले इजराइल ने ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम्स पर हमला किया। जब ये हमले कामयाब हुए तब इजराइल ने चुन चुनकर अपने टारगेट्स पर मिसाइल्स और बम दागे। कहा जा रहा है कि 200 फाइटर जेट्स तक यूज हुए थे, F-35 यूज हुए, F-15 यूज हुए, F-16 भी यूज हुए हैं। ईरान इन हमलों का कोई खास जवाब नहीं दे पाया।
इसराइल को इन हमलों में नुकसान पहुंचा हो, ऐसी बात भी अब तक सामने नहीं आई है। खबर ये भी आ रही है कि हमलों से पहले और हमलों के दौरान इसराइल ने ईरान में घुसपैठ कर बैठे अपने एजेंट्स के जरिए ड्रोन अटैक्स करवाए, जिनके चलते ईरान का एयर डिफेंस हमलों का जवाब नहीं दे पाया। ईरान ने बदला लेने का वादा किया है। दिन में खबर आई कि ईरान ने इसराइल की ओर ड्रोन भेजे, लेकिन बाद में ईरान की न्यूज़ एजेंसी फार्स ने सूत्रों के हवाले से इस बात से इनकार किया। दुनिया भर की एयरलाइंस मिडल ईस्ट से होकर निकलने वाले रूट्स को अवॉइड कर रही हैं, फ्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं। जर्मनी, ब्रिटेन और फ्रांस ने कहा है कि वो स्थिति पर नज़र बनाए हुए हैं। स्टॉक मार्केट्स में भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है। कच्चे तेल की कीमतों में 9 से 10% का उछाल आ गया है ऑलरेडी। अब देखना है कि स्थिति यहाँ से कहाँ जाती है, क्योंकि ईरान भले ही पहले से कहीं कमज़ोर हो, हमास अब नहीं है, हिजबुल्लाह बहुत कमज़ोर हो चुका है, यमन में जो हूती हैं उनकी हालत पतली है, असद अब नहीं रहे, लेकिन फिर भी वो इजराइल के हमले का जवाब ज़रूर देगा। इन्हीं सारी जानकारियों के साथ हम राजदूत का ये एपिसोड कंक्लूड करते हैं। इसे कमल ने लिखा, कुछ चीज़ें हमने भी ऐड की थी और इरशाद ने इसे रिकॉर्ड किया था। आप देखते रहिए खबरगांव।